बच्चों प्रोडक्ट वाला हम लोगों ने किया है अभी, ठीक है। अब जो एक फंक्शन है जो दो फंक्शन का कोसेंट है, जैसे हम ले लेते हैं u बाई v, मतलब e और v जो है वो फ्रैक्शन में है, यानी कोसेंट फॉर्म में है। u बाई v, u x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, ठीक है। अब इस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट हमें करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग फार्मूला देखते हैं कैसा फार्मूला है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy dx, उसमें करना क्या है कि नीचे वाले को कांस्टेंट ले लिया। तो v को हमने कांस्टेंट ले लिया और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया du dx, यानी v कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट और ऊपर वाले को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब माइनस साइन डाल देते हैं। जैसे इसमें हमने प्लस डाला था, यहाँ पर क्या डाल देंगे? माइनस साइन डाल देंगे। उसके बाद ऊपर वाला कांस्टेंट हो जाएगा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी नीचे वाले को अवकलित कर देना है x के सापेक्ष। उसके बाद क्या करना है? नीचे वाले को स्क्वायर कर देना है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया। यदि u भी कोसेंट फॉर्म में है और दोनों x के फंक्शन है जो एक तीसरे फंक्शन यानी y को दे रहे हैं, यानी y दो फंक्शन का कोसेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है? तो पहले v को कांस्टेंट लेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस साइन डालेंगे, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे और होल को हम नीचे वाले के स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी नीचे वाले को स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंशिएशन में हमें इतना ही करना है। ये फार्मूला हमें याद रखने की जरूरत है। अगले वीडियोज में हम लोग कुछ सिंपल प्रॉब्लम जो है उसमें इस फार्मूले को अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसमें एक आता है जिसको कि मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, यानी कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो डिफरेंशिएशन से ही प्राप्त किया जाता है। तो उसके संबंध में हम थोड़ा आप लोगों को बताना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू fx, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है? मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। इसमें कोई इंटरवल भी दिया होगा। इंटरवल दिया होगा कि मान लिया जाए कि -1 से 2 के बीच में कहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पर इसकी वैल्यू मिनिमम है, यानी सबसे कम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 2 तक है, ठीक है। तो इसके बीच में y की वैल्यू कहाँ पर कम होगी, सबसे कम होगी, और कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, इसको हमें निकालना है और इसी को बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, ठीक है। तो पहला काम है हमारा कि dy dx निकालना, ठीक है। पहला काम हो गया dy dx, यानी डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx आ जाएगा, इसको कर देंगे इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर कर देंगे। तो जो भी टर्म आएगा एक इक्वेशन बनेगा, उसमें से x की वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई और ये जो इंटरवल दिया हुआ इसी के बीच में कोई वैल्यू है। अब हमको आगे चेक करना है कि कहाँ पर मैक्सिमा है और कहाँ पर मिनिमा है, यानी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी dy dx किस पर? dy dx, यानी जो ये हमने एक बार डिफरेंशिएट किया उसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमने ऐसा लिखा, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं d2y dx²,
मतलब 2 का मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएट होगा। 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो कुछ मिलेगा हमको, यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा हमको, ठीक है। तब यहाँ से जो x की वैल्यू हम निकाले हैं उस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे। यहाँ जो भी हमें मिलेगा x के टर्म में, उसमें इधर जो x की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम एक एक करके डालेंगे, ठीक है। हमको चेक करना है कि वो दिए गए x की वैल्यू का ये फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम होता है और कहाँ पर मिनिमम होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू है सबसे अधिक कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है। तो मान लीजिए इसमें से कोई वैल्यू अल्फा है, एस की वैल्यू मान लो कि अल्फा है और दूसरी वैल्यू बीटा है, जो इस इंटरवल के अंतर्गत ही है। तो हम d2y dx² कहाँ पर अल्फा पर वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं और वह क्या है, नेगेटिव आ जाता है, मतलब माइनस आ जाता है, नेगेटिव यानी लेस देन 0, नेगेटिव। तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पर जो y फंक्शन है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम वहाँ एग्जिस्ट करेगा। वहाँ पर क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा, महत्तम वैल्यू, महत्तम मान हमको प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह से बीटा को रखते हैं, यहाँ पर d2y dx² कहाँ के लिए, बीटा के लिए, और यह क्या आता है, प्लस आता है, यानी ग्रेटर देन 0 आता है। बीटा वैल्यू रखे और यह 0 से ज़्यादा आ गया यानी पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, तो मिनिमा मिलेगा, यानी y की सबसे कम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, जब x की वैल्यू बीटा होगी, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम मिनिमा पर हमें इतना ही जानना है। अब हम लोग जो दूसरा प्रोसेस है कैलकुलस में, जिसको कि समाकलन बोलते हैं या इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो उसका फार्मूला हम लोग एक लिस्ट बना करके आप लोग को दे रहे हैं, उसे मेमोराइज करना है, उसे याद रखना है और उसी पर जो है हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया वो डिफरेंशिएशन का नहीं, अवकलन का पार्ट था। अब हम जो करने जा रहे हैं वो समाकलन यानी इंटीग्रेशन का पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये हल्का s टाइप का एक साइन यूज किया जाता है, एक चिन्ह यूज किया जाता है, जिसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो उस इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, यानी अपरिमित, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, अपरिमित समाकलन। और दूसरा में हमको ये दिखता है कि नीचे और ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे a और b लिख दिया गया, तो इसको बोला जाता है फाइनाइट इंटीग्रल, यानी फाइनाइट। ये इनडेफिनाइट है, ये फाइनाइट या डेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि लिमिट डाल दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, माने सीमित कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, एक खास लिमिट में इसको बांध दिया गया, तो इसको बोला गया डेफिनिट। और जिस पर हमने कोई सीमा निर्धारित नहीं की, कोई लिमिट निर्धारित नहीं किया, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनडेफिनिट, ठीक है। अब हम लिस्ट ऑफ फार्मूला वो हम दे रहे हैं। तो हमारे पास पहला जो आता है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो होता है पावर फंक्शन xn, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में,
तो x के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखा जाएगा, dx। अवकलन में यानी डिफरेंशिएशन में ये dx नीचे आता था, dy by dx नीचे आता था, लेकिन यहाँ पर इनटू के फॉर्म में आएगा, यानी x टू द पावर n इंटू dx ऐसा आया। तो इंटीग्रेशन में ये dx ऊपर आता है, इस बात को याद रखना है। और इसका क्या होता है फार्मूला, जिसमें अवकलन में पढ़ाए थे कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक घट जाएगा, इसमें रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो प्रोसेस इज रिवर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाएगा और उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ कंडीशन क्या है कि n नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि -1 हो जाएगा तो नीचे वाली क्वांटिटी 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए कंडीशन इसमें डाल दिया गया कि n -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यदि मान लो कि n -1 होता है, यहाँ पर हम डाल दिए माइनस वाला दूसरा फार्मूला, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, जो पहले हमने क्लासेज में बताया था अलजेब्रा वाले में, लॉ ऑफ इंडिसेज में, तो -1 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो dx तो ऊपर ही रह गया और x नीचे आ गया, यानी x को ऊपर लिखेंगे इस x को, तो x टू दी पावर -1 नीचे लिखे तो -1 का +1 हो गया, +1 को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दिया गया। और इसका क्या होता है, log ex, dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ex। तो जब n -1 हो जाएगा तो उसका क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा, यानी जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, log ex होगा, ठीक है। और n यदि -1 नहीं है तो क्या होगा, ये आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा फार्मूला, ये फार्मूला जो है पहला जो हमने लिखा है, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला ये है ऊपर वाला, ठीक है। अब तीसरा, इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल x को हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता था, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा, तो ex ही होगा, ठीक है। तो तीन फंक्शन हमारे पास है, एक x टू दी पावर n, एक x टू दी पावर -1 और एक एक्सपोनेंशियल x। तो इनका इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है हमने राइट साइड में लिखा हुआ, ठीक है। अब बचते हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी त्रिकोणमिति वाले, साइन कॉस टेन वाले, ठीक है। तो उसका लिस्ट हम बना देते हैं। हमारे पास है साइन x और dx, इसका क्या होगा, तो हमको याद करना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन जो है साइन होता है, ठीक है। तो उसी का इंटीग्रेशन इसमें क्या होगा, आएगा। तो कॉस का हमने देखा कि डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस साइन, तो साइन का करेंगे इंटीग्रेशन यानी रिवर्स, तो क्या आएगा हमको, कॉस आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस कॉस एक्स। उसी तरह से कॉस एक्स dx, तो क्या आएगा, साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद है टेन एक्स dx, तो इसका क्या आएगा, तो कॉस को हम लेंगे, इसमें साइन अपॉन कॉस, कॉस को कुछ मान लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके हम मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें तो बेसिक में जाना नहीं है, हमें सीधे फार्मूला से काम चलाना है। तो इसका आ जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। 10x का
इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। ठीक है, अब आगे कॉट, इसका क्या आएगा, इसका आएगा लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कोसेक एक्स। जितना भी हम लॉग लिख रहे हैं सबका बेस क्या है, ई है, यानी सब नेचुरल लॉग है। ठीक है, अब उसके बाद सेक, तो इसका आता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, उसके बाद कोसेक एक्स dx, इसका जाएगा माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने जो डिफरेंशिएशन किया था सेक का 10 का, उसके बाद कोसेक का, तो उसका भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला इसमें आता है जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन हुआ था, 10 का, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो 10 आएगा, तो 10x। ठीक है, उसी तरह से कॉट का डिफरेंशिएशन कितना आया था, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कितना इंटीग्रेशन आएगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये 10 नंबर हो गया और ये 11 नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए इतने सफिशिएंट फार्मूले हैं। वैसे तो फार्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन इतना बेसिक है, इसको याद रखने से फिजिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स है वो इजीली हम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि जो भी हमने इंडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताया, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ने का सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, ये हम लिख देते हैं, एक कोई भी एक कांस्टेंट है जोड़ दिया जाता है, तो जब इस पर लिमिट नहीं डाला जाएगा तो राइट हैंड साइड में अपने मन से एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, लेकिन जब लिमिट पड़ेगा तब वो ए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए जिस टर्म का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी टर्म्स होंगे जो कांस्टेंट रहे होंगे, जो डिफरेंशिएशन में 0 हो गए, तो उसके बदले में हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तब अगले वीडियोज में हम लोग इस पर हल्के फुल्के एक प्रॉब्लम कर लेंगे ताकि एक इसका वर्किंग प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद वेक्टर जो हमें करना है, तो वेक्टर फिजिक्स में पढ़ना है, 11th में हमें वेक्टर को पढ़ना है, तो उस पोर्शन को हम फिजिक्स वाले चैप्टर जिसमें कि वेक्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर को जब हम करेंगे तो वेक्टर पढ़ लेंगे। और अगले वीडियो में ये जो कैलकुलस मैंने अभी कराया, फार्मूला का जो आप लोगों से परिचय कराया, उस पर हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स को हम करके इसके वर्किंग प्रोसेस को हम लोग जान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।